नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई, पहला क्वेश्चन है, JST को अगर HPX लिखा जाता है तो PWJ को क्या लिखा जाएगा। तो JST जो है, J का नंबर होता है 10, S का स्थान होता है 19 और T का स्थान होता है 20। वहीं H का स्थान होता है 8, P का स्थान होता है 16 और X का स्थान होता है 24। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे किया गया है 2 माइनस 19 में से माइनस किया गया है 3 को, जिससे कि आ गया है 16। वहीं 20 से प्लस किया गया है 4 को, जिससे कि आ गया है 24। और यही पैटर्न हमारा सेम किस में लगेगा, PWJ में लगेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब PWJ में देखें तो P का नंबर होता है 16, W का नंबर होता है 23वां और J का नंबर होता है 10वां। अगर इसमें से हम अगर -2 करते हैं तो कितना आएगा, इसमें से 2 करेंगे तो 14 आएगा। 14 किसका नंबर होता है, N का होता है। वहीं अगर बात करेंगे 23 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 20 और 20 नंबर होता है T का। वहीं अगर इसमें 4 प्लस करेंगे तो आएगा 14 और 14 नंबर होता है N का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा NTN। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 70, 14 और 56। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार 88, 30 और 58 एक दूसरे से संबंधित हैं और इसी पैटर्न पर संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला देख लेते हैं 70, 14 और 56। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो 14 है और प्लस 56 करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। ठीक है, इसी प्रकार अगर सेकंड वाले को देखें तो 58 में अगर 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 88। ठीक है, और इसी प्रकार अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन होता है 6 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आगे हम बात करें 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 10। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 9 और 3 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 को 2 और कैरी 1 बचा और 3, 1 4 और 1 5। तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एम के को 169/121 लिखा जाता है तो जे एच को कैसे लिखा जाएगा। अगर एम और के की बात करें तो एम का नंबर होता है 13, एम का स्थान होता है 13वां और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169। वहीं अगर के का स्थान पूछा जाए तो के का स्थान होता है 11वां और इसी का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा 121। इसी प्रकार हम जे और एच का देख लेते हैं। जे का नंबर होता है 10 और एच का नंबर होता है 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा, यानी कि जे और एच के लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा 100/64। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बोतल को 148 के रूप में लिखा जाता है, सिपर को 166 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में बम्पर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर बोतल की बात करें तो बोतल के लिए देख लेते हैं। बोतल को जो लिखा गया है वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया होगा। बी का नंबर होता है 2 पे और प्लस करके ओ आता है 15वें स्थान पे, टी आता है 20, फिर टी है तो ये भी 20 हो जाएगा। फिर आएगा एल, तो एल होता है 12वें स्थान पे और ई होता है 5वें स्थान पे। इन सब को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 + 2 हो जाएगा 17, 17 + 20 हो जाएगा 37 और 37 + 20 हो जाएगा 57 और 57 और 12 हो जाएगा 69 और 69 और 5 हो जाएगा 74। ठीक है, और 74 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 148। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सिपर को देखें,
एस आता है 19वें स्थान पे, फिर आई आता है 9 पे, फिर पी आता है 16 पे, फिर पी आया है 16 पे, फिर ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 37 और प्लस ये हो जाएगा 14 और इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 83। ठीक है, और 83 का अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आ जाएगा 166। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इसको देखें, इसी प्रकार हम इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बी का नंबर आता है 2 पे, यू आता है 21 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, ई आता है 5वें नंबर पे और आर आता है 18वें नंबर पे। इनको अगर सबको प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 75 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा नंबर आ जाएगा 150। ठीक है, तो इसके लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा 150। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप एंड 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 481 है और सी इज डीप में देखा जाए तो कौन सा कॉमन है? कॉमन है इज, और इन दोनों में जो नंबर कॉमन है वो है 4, तो यानी कि इज का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वहीं अगर बात करें ब्लू की तो सी इज ब्लू और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में जो नंबर कॉमन है वो है 8, तो यानी कि ब्लू का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? तो यहाँ पे पहले दिशा बना लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर होती है दिशा वो हो जाएगी उत्तर नॉर्थ, और नीचे हो जाएगी साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर हो जाएगी ईस्ट यानी कि पूरब, और इधर हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। यहाँ पे बात की जा रही है सूर्यास्त के समय की, यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य किधर रहेगा? वेस्ट के साइड रहेगा, और सूर्य जब वेस्ट के साइड रहेगा, यहाँ पे बात की जा रही है विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है और महेश किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं? तो यहाँ पे जो दो लोगों का स्थान होगा या तो वो यहाँ पे होगा और एक इधर होगा। ठीक है, जो उत्तर के साइड मुंह करके खड़ा होगा उसका जो दायां होगा वो इधर होगा और बायां होगा वो इधर होगा। ठीक है, वहीं जो दक्षिण के साइड मुंह करके खड़ा होगा उसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। यहाँ पे बात हो रही है कि विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, तो सूर्य क्योंकि इधर है तो छाया किस साइड बननी चाहिए? इस साइड बननी चाहिए। ठीक है, और विक्रांत की छाया जो बन रही है वो महेश के बिल्कुल दाएं बन रही है, यानी कि विक्रांत किधर खड़ा है? साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है। और यहाँ पे पूछा है कि महेश का मुंह किस दिशा में हो जाएगा? महेश हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था? तो यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर सबसे पहले चला, तो 8 किलोमीटर चला ये पश्चिम की ओर। ठीक है, उसके बाद चलने के बाद ये दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ये दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो ये दाएं ओर मुड़ा और फिर 12 किलोमीटर चल पड़ा। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया? इसका मतलब है हमें जो डिस्टेंस मिलना है वो ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना है? ये है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये है 3 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से जो ये है, ठीक है, ये 12 है, ये पूरा 12 है, ये 8 है, यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, तो ये 4 किलोमीटर है। हमें फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को अगर हम ए माने, इस पॉइंट को हम अगर बी माने और इस पॉइंट को अगर हम सी माने, ठीक है,
ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि हमारा आ जाएगा √25। और √25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का, यानी कि जो वो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रीना अस्मित की पत्नी है और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। अस्मित का आदित्य से क्या संबंध है। तो यहाँ पे फिर ये है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन का यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो रीना क्या है, अस्मित की पत्नी है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मेल और फीमेल, ठीक है। और आदित्य रानी का पति है, तो आदित्य जो है वो है रानी का पति, ठीक है। रानी के ससुर जो हैं वो रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। रानी कौन है, ये है, और इसके जो ससुर हैं वो रीना की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी सिया के क्या है, दादा है, ठीक है। अब देखो, जो रीना है इसके भी ससुर हैं और रानी के भी ससुर एक ही हैं। इसका मतलब जो अस्मित और आदित्य हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे में क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अस्मित का आदित्य से क्या संबंध है। तो अस्मित क्या है, आदित्य का भाई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को 3O 14C 5P 20 और प्रॉब्लम को 16R 15P 12E 13 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सॉल्व को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो C का जो नंबर होता है वो होता है 3, तो यहाँ पे 3 ही लिखा है। O का इसमें स्मॉल लेटर बना दिया है। एन का इसमें 14, एन का नंबर होता है 14, तो 14 लिखा है। फिर एक छोड़ के सी को स्मॉल बना दिया है। फिर ई का नंबर होता है 5, तो 5 लिखा है। फिर पी को स्मॉल बना दिया है और टी का नंबर होता है 20। इसी प्रकार पी को लिखा है 16, आर को स्मॉल लेटर में डाल दिया है। फिर ओ का लिखा है 15 और बी को फिर स्मॉल लेटर में डाल दिया है। एल को लिखा है 12 और फिर ई को स्मॉल लेटर में डाल दिया है और एम का नंबर होता है 13। हमें इसी प्रकार क्या करना है, सॉल्व का लिखना है, यानी कि एक का, यानी कि पहले नंबर और उसके बाद जो दूसरा है उसको स्मॉल लेटर। तो एस का नंबर होता है 19, फिर ओ का हम स्मॉल लेटर बना देते हैं। एल का नंबर होता है 12, फिर बी को स्मॉल लेटर और ई का नंबर होता है 5। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा कक्ष में राकेश का स्थान सफल विद्यार्थियों की सूची में 10वां है और नीचे से 31वां है। 4 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो टोटल बात की गई है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो है राकेश का स्थान बताया गया है। तो यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि परीक्षा कक्ष में राकेश का जो स्थान है वो सफल विद्यार्थियों की सूची में डाला गया है, यानी कि यहाँ पे स्पेशली दिया भी है कि 4 विद्यार्थियों ने क्या नहीं दी है, परीक्षा नहीं दी है। और यहाँ पे बात हो रही है सफल विद्यार्थियों में जो राकेश का स्थान है वो है सूची में 10वां, और नीचे से देखा जाए तो नीचे से कितना है, 31वां है, ठीक है। और 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो पहले हम इनका टोटल निकाल देते हैं कि किन किन बच्चों ने परीक्षा दी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सूची में कैसा है, 10वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। और टोटल निकालने के लिए क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41 - 1 यानी कि 40। और यहाँ पे बोला गया है कि 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे 4 और को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44 विद्यार्थी कक्षा में है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 44। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मित्र ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। A E के ठीक बाईं ओर बैठा है, B F के ठीक दाईं ओर बैठा है, D F के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। दोनों छोर से A और C के बीच समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। A और F के बीच कौन बैठा है।
तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुख करके 6 लोग बैठे हैं, तो इनका स्थान बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ए कहाँ बैठा है, ई के बाईं ओर बैठा है। बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, और बी जो है वो एफ के क्या है, दाईं ओर बैठा है। डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि इसका बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो डी कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। अब बचा कौन, सी बच गया, तो सी ये हो गया। अब बात की जा रही है कि दोनों छोरों से ए और सी के बीच समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और सी के बीच समान संख्या में इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। ठीक है, और आगे बात की गई है कि ए और एफ के बीच कौन बैठा है। तो पूछा गया है ए और एफ के बीच कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच बैठा है बी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ डिवाइड है, o का अर्थ मल्टीप्लाई है और p का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 169 है और इधर है रूट 25। ठीक है, और ओ का अर्थ है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर भी है। तो एज अ बॉडमास थ्योरी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 169 किसका स्क्वायर हो जाता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। ठीक है, वहीं p का अर्थ बोला है प्लस है 48, n का अर्थ है डिवाइड 4 और m का अर्थ है -21 और p का अर्थ है +32। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद कौन सा सॉल्व होगा, इसके बाद एज अ बॉडमास थ्योरी से होता है डिवाइड वाला सॉल्व। तो ये अगर डिवाइड करेगा 48 को तो कितने टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद 12 और 65 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, अब 77 -21 और +32 है। ठीक है, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा प्लस वाला सॉल्व। तो 77 + 32 कितना हो जाएगा, 109 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये आ जाएगा 77 + 32 हो जाएगा 109 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 21। तो अगर 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 8, और 10 में से 2 गया इतना आ जाएगा 8। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 डायग्राम दिया है और यहाँ पे बताया गया है जैसे सेम इनका रिलेशन इसके साथ है, इनका रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25 और 5 है और 120 है। अगर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, और 125 माइनस अगर 5 करेंगे तो 120 हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे बात करें 23 और 7 दिया गया है, 23 मल्टीप्लाई अगर 7 करें ये होता है 161, और यहीं पे अगर -7 कर दें तो ये हो जाएगा 154। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कितने का मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करते हैं और 13 से ही माइनस करेंगे तो 156 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर है मल्टीप्लाई 13 है माइनस 13 है और इक्वल टू 156 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 156 + 13 कितना होता है, 156 + 13 हो जाएगा 169, और 169 अगर 13 डिवाइड में जाएगा तो 13 का 13 से ही मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 169 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न वेन आरेख में आयत छात्रों को निरूपित करता है, त्रिभुज खिलाड़ियों को निरूपित करता है और वृत्त छात्रावास निवासियों को निरूपित करता है। दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती हैं। कितने छात्र छात्रावास निवासी और खिलाड़ी दोनों हैं। तो यहाँ पे बताना है कि
कितने छात्र छात्रावास निवासी और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि आयत तो क्या दिखा रहा है, आयत दिखा रहा है छात्रों को। तो यहाँ पे भाई आयत दिखा रहा है छात्रों को, त्रिभुज दिखा रहा है खिलाड़ियों को और वृत्त दिखा रहा है छात्रावास निवासियों को। हमें बताना है कि कितने छात्र छात्रावास निवासी और खिलाड़ी दोनों हैं। तो छात्रावास और निवासी खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, तो ये हो जा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि आयत जो है वो छात्र हैं और छात्रावास जो निवासी हैं वो वृत्त के अंदर हैं और त्रिभुज क्या है, खिलाड़ी है। तो यहाँ पे कितना नंबर है, ये है 10। ठीक है, तो 10 छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास निवासी और खिलाड़ी दोनों हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बेटी है और ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है और यहाँ पे बताना है कि एम जे से कैसे संबंधित है। चलिए दोस्तों पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो जे मल्टीप्लाई के है। तो जे मल्टीप्लाई के का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है जे क्या है, के की बेटी है। तो जे क्या हो जाएगी, के की बेटी हो जाएगी। ठीक है, आगे है के प्लस एल। तो प्लस का अर्थ क्या है कि के क्या है, पिता है एल का। तो के क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा एल का। ठीक है, एल डिवाइडेड बाई एम। तो इसका मतलब क्या है, एल किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। ठीक है, तो एल किसका पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा एम का पुत्र, यानी कि के की पत्नी कौन है, एम है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम जे से कैसे संबंधित है। तो एम क्या है, के की पत्नी है और के किसका पिता है, जे का पिता भी है और एल का पिता भी है और जे क्या है, पुत्री है के की। तो जे किसकी पुत्री हो जाएगी, एम की भी पुत्री हो जाएगी, यानी कि इनका संबंध कैसे है, माँ बेटी का संबंध है। तो एम क्या है, जे की माता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। निर्मित घन के विपरीत फलकों पर निम्न में अक्षरों का कौन सा युग्म होगा। यहाँ पे फलक खोल के बताया गया है, यहाँ पे बताना है कि कौन किसके विपरीत होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ई के विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा। एक्स के विपरीत कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा और क्यू के विपरीत कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो पहला है क्यू और एक्स। तो क्यू और एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यू किसके विपरीत है, क्यू है ए के विपरीत। आर और एक्स, तो आर किसके विपरीत है, एक्स के विपरीत, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर और ऑप्शन को भी चेक कर लें, ए और जेड, तो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जेड किसके विपरीत है, जेड है ई के विपरीत। और ए और ई, तो ए और ई, तो ई किसके विपरीत है, जेड के विपरीत है। ठीक है, और क्यू है ए के विपरीत। तो जो हमारा राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 17 और 18 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथन के अनुसार सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। पहला कथन है, परिश्रम निर्धन का धन है। निष्कर्ष है, निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। और लास्ट ऑप्शन है, निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया होता है हमें उसी प्रकार निष्कर्ष बनाना होता है। तो कथन था परिश्रम निर्धन का धन है, तो परिश्रम क्या है, निर्धन का धन है। तो इसके लिए जो सही निष्कर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा, निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। अगला कथन है, या तो वह बुद्धिमान है या परिश्रमी है। और निष्कर्ष है, निष्कर्ष हमेशा जो कथन दिया होता है उसी के अनुरूप बनाना होता है। जैसे कथन है यहाँ पे, यहाँ तो वह बुद्धिमान है या परिश्रमी है, तो या तो वह इंसान क्या है, बुद्धिमान है या परिश्रमी है। निष्कर्ष देख लेते हैं, वह परिश्रमी है। यहाँ पे बुद्धिमान की भी बात की गई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, एक बुद्धिहीन व्यक्ति परिश्रमी हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है या तो
वह बुद्धिमान है और या परिश्रमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, एक बुद्धिहीन व्यक्ति परिश्रमी हो सकता है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। पहला है 15, 17, 20, 22, 27, 29 और फिर आगे खाली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 20 होगा, 20 में अगर 7 जोड़ा जाए तो 27 होगा। वहीं अगर बात करें 17 में 5 जोड़ा जाए तो 22 होगा, 22 में 5 जोड़ा जाए तो 29 हो जाएगा। ठीक है, वहीं इसके बाद अगर 27 में अगर हम 9 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 27 में 9 जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, अब वहीं अगर 29 में 9 जोड़ा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 में 9 जोड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 और 38। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महिला सास गृहिणी, इसके लिए वेन आरेख बताया गया है। तो कौन सा वेन डायग्राम इसके लिए सही होगा। तो सभी सास और गृहिणी क्या होती हैं, महिला होती हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर देखा जाए तो कुछ सास क्या है, गृहिणी है। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं कि सभी तो क्या है, पहले महिला में आएंगी। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें सास की और गृहिणी की, देखो हर गृहिणी सास नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा और ये हो जाएगा गृहिणी। ठीक है, तो कुछ सास क्या हो सकती हैं, गृहिणी हो सकती है, बट सभी नहीं हो सकती। बट सभी सास और गृहिणी क्या है, महिलाएं ही होंगी। ठीक है, तो इसका जो आरेख बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आज के रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।